हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग लिमिट स्टेट मेथड से सिंगली के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी बेंडिंग के लिए काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों ने सीखे थे। अब कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होनी चाहिए, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी तरीके के सेक्शन होते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन, और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील से। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर्मूला जो है अभी भी वही है कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल P स्मॉल t से इंडिकेट करते हैं, तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, AST डिवाइड बाई BD मल्टीप्लाइड बाई 100 मे बी समटाइम्स। ठीक है, तो अब ये AST अगर आपको पता है तब तो आप डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको AST नहीं पता है तो फिर आप दूसरे फॉर्मूले से परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे AST कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स को, टेंशन फोर्स और कंप्रेसिव फोर्सेस को इक्वेट कर देना होता है। तो टेंशन फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस को इक्वेट किया हमने। अब देखिए, ये सिंगली है तो इसमें सिंगली है और LSM से सॉल्व हो रहा है, तो इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा, 0.87 FI AST, और कंप्रेशन फोर्स कितना होगा, वो जो C1 और C2 से उनको प्लस करके कैलकुलेट किया था, 0.36 FCK B इंटू XU। परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू क्या होता है, AST बाई BD इंटू 100 ये होता है। ठीक है, तो AST ये डिवाइड बाई B ये हो जाएगा। AST बाई B कैलकुलेट किया तो ये इतना वैल्यू दिस डिवाइड बाई दिस वैल्यू इधर नीचे चला गया, तो AST बाई B हमें क्या मिला, ये 0.36 FCK XU डिवाइड बाई 0.87 FY। और चूंकि हमें क्या चाहिए, AST बाई BD चाहिए, तो D से इधर भी डिवाइड कर दो, D से इधर भी डिवाइड कर दो, तो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। और अगर तो ये देखिए, ये जो वैल्यू आपको मिली ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील की है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील किस पे डिपेंड करता है, FCK यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, FI मतलब टाइप ऑफ स्टील पे, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ पे, और XU मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पे। और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो क्या होती है, एक अभी आपने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखा और एक लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस देखा। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है LSM में मैक्सिमम LU मैक्स तक ही हो सकती है, या LU लिमिटिंग तक भी हो सकती है, जिसे हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो XU के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर XU का वैल्यू बढ़ेगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करनी है तो XU का मैक्सिमम वैल्यू मतलब XU लिमिटिंग रखना होगा। जब हम लोग XU लिमिटिंग रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों, कैसे, क्योंकि देखिए गिवन टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए, टाइप ऑफ स्टील के लिए तो फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, तो D भी फिक्स है। तो यानी XU लिमिटिंग ही एक वेरिंग पैरामीटर है जो कि लोड के साथ चेंज होगा। तो अगर हम XU लिमिटिंग की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील भी आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। बस XU की जगह XU लिमिटिंग आपको रखना होगा। तो अब ज़रा इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आपको XU लिमिटिंग दिख रहा है, इसी फॉर्मूले में ज़रा हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग क्या वैल्यू रख दें कि मतलब टाइप ऑफ
टाइप ऑफ स्टील हम आपको बता दें और उसके लिए आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम टाइप ऑफ स्टील लेते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग 3 तरीके का आपको बताया गया है, Fe250, Fe415 और Fe500। इन तीनों के लिए XU लिमिटिंग बाई D का वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो जो काम हम एक के लिए कर रहे हैं वही काम हम दोनों के लिए, दो बचे हुए टाइप के लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए, Fe250 के लिए यानी माइल्ड स्टील के लिए अगर हम लोग करें तो आपको पता है कि XU लिमिटिंग बाई D का वैल्यू कितना होता है, 0.53 होता है Fe250 के लिए। तो XU लिमिटिंग बाई D की जगह हम लोग रखेंगे 0.53, तो इसकी जगह रखा 0.53 और Fy की जगह रखा 250। बाकी FCK का वैल्यू जो है वो कंक्रीट पे डिपेंड करता है और अभी तक हमने कंक्रीट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये सभी वैल्यूज़ जो हैं Fe250 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो सिर्फ FCK एक अननोन होगा, बाकी सब वैल्यू सॉल्व हो जाएंगे और वो सॉल्व करने पर आया ये 0.088 FCK। अब ये तो क्या है, Fe250 के लिए है। अभी अगर Fe250 प्लस M20, तो M20 की जगह FCK की जगह 20 रख देंगे तो AST मैक्सिमम आप मतलब परसेंटेज, AST का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम कितना होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर Fe415 के लिए निकालना हो तो 415 के लिए XU लिमिटिंग बाई D का वैल्यू और Fy का वैल्यू रख देंगे तो PT लिमिटिंग मिल जाएगा। और फिर किसी भी टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए जो भी कॉम्बिनेशन दिया गया हो उसके लिए FCK का वैल्यू रख देंगे तो परसेंटेज जो है वो स्टील का लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए, कोड में भी कुछ मिनिमम स्टील और मैक्सिमम स्टील का क्राइटेरिया गिवन है और ये कहाँ पर गिवन है, पेज नंबर 47 पे देखिए, क्लॉज नंबर 46.5.1.1 पर ये दोनों रूल मेंशन है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट और मिनिमम रेनफोर्समेंट के रूल्स जो हैं वो मेंशन है। तो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट और मिनिमम, तो देखिए होता क्या है कि इसने LSM में क्राइटेरिया बना दिया गया है कि सपोज़ इतना से इतना ये होगा क्या, AST मिनिमम और ये होगा AST मैक्सिमम। अब एक्चुअल AST जो आपने प्रोवाइड किया है वो मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों बाउंड्रीज़ हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की क्या हैं, बाउंड्रीज़ हैं और इसी के बीच में होना चाहिए आपका AST। तो पहले तो आप AST का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद AST मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपका AST कैलकुलेट होकर आया है वो AST मिनिमम से ज़्यादा है या नहीं है। फिर आप AST मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपका जो AST आया है वो AST जो आया है वो मैक्सिमम से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, मतलब मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन बाउंड्रीज़ के लिए ना ये चेकिंग पर्पज़ के लिए होते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला मेंशन है, आप कोड पे देखेंगे पेज नंबर 47 पे, तो ये फॉर्मूला मेंशन है जिसमें AST अननोन है, AST का वैल्यू ही आपको निकालना है। B का वैल्यू होता है, ये क्रॉस सेक्शन है तो B वैल्यू ये है। D क्या है, इफ़ेक्टिव डेप्थ है और 0.85 तो वैल्यू है। और FY ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टील पर, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन स्टील है, ठीक। तो AST मिनिमम, इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही अननोन है तो इससे हमारा AST मिनिमम जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। AST मिनिमम पता चल गया। अब जो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे स्टील का वो AST मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट नंबर 47 पर मेंशन है, क्लॉज नंबर 26.5.1 कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट जो है वो 0.04 ऑफ BD से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ चेकिंग एक जगह होती है जहाँ पर हम लोग कैपिटल D यूज़ करते हैं, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं, इफ़ेक्टिव डेप्थ नहीं। तो 4% मैक्सिमम 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है AST, ठीक है। तो ये AST मैक्सिमम का फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, ये बीम के लिए है।
कॉलम के लिए अलग होता है, स्लैब के लिए अलग होता है, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ये बीम के लिए है कि मैक्सिमम 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। अब देखिए कि जो AST हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो AST मिनिमम से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन AST मैक्सिमम से कम होना चाहिए एक सेफ डिज़ाइन के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि अब कितने तरीके के सेक्शन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया गया, कोई भी मतलब एक क्वेश्चन दिया गया, अब उस क्वेश्चन में आपको ये जानना है कि ये सेक्शन बैलेंस सेक्शन है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें जो WSM में मैंने आपको बताई थी कि अंडर रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, ओवर रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, तो अभी भी वही थ्योरी, अभी भी सब कुछ वही है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस आने लगता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ अलग सा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए एक जो सेक्शन है देख लेते हैं। देखिए सपोज ये है बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर। अब बैलेंस सेक्शन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे पर ही लाई करते हैं। इसके अलावा कंप्रेशन साइड में और टेंशन साइड में जो मैक्सिमम स्ट्रेन और स्ट्रेस अचीव होता है दोनों पे सेम टाइम पर अचीव होता है, कंक्रीट पर और स्टील पर, ठीक। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्ट जब दोनों पर सेम टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर से साइड से भी निकालें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको चाहे आप कंक्रीट की साइड से निकालें या आप स्टील की साइड से निकालें, आपको दोनों को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये मैंने WSM में बताया था। बस यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिफर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला, जो आप लोगों को एक फॉर्मूला डिराइव कराया है ना शायद मैंने, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अब अगर वो फॉर्मूला एक तो फॉर्मूला देख ही लीजिए। देखिए ये देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने आपको डिराइव कराया था, तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला आया था ये स्टील की साइड से आया था, ये कंक्रीट की साइड से आया था, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन में ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। एक चीज़ और है कि बैलेंस सेक्शन में देखिए ये वैल्यूज़ तो आपको ध्यान ही होंगी कि बैलेंस सेक्शन में जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाती है, एक्सट्रीम फाइबर पे अपनी मैक्सिमम सिचुएशन को अचीव करती है, मतलब कि 0.0035। सेम उसी टाइम स्टील में भी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन जो कि इस फॉर्मूले से डिसाइड होती है वो अचीव हो जाती है, ठीक। अब बैलेंस सेक्शन को हम लोग कैसे पता चलेगा, कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो कैसे पता चलेगा कि बैलेंस सेक्शन है। तो देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज़ होता है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। पहले हम लोग XU का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग XU मैक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अगर XU और XU मैक्स दोनों बराबर हैं तो मतलब हमारा सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है। और बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस सेक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एप्लीकेबल होंगी, यानी जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो अपनी लिमिटिंग स्टेज पर होगा। XU/D, जब XU इक्वल टू XU मैक्स है तो XU/D और XU मैक्स/D बराबर होंगे। स्टील में अपनी यील्ड स्ट्रेन और कंक्रीट में उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम टाइम पर अचीव होती है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होता है और वो इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये जो XU और XU लिमिटिंग निकाला है, अगर ये बराबर है तब तो बैलेंस सेक्शन है। लेकिन अगर XU कम है, XU लिमिटिंग ज़्यादा है, तो देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। फिर वो अगर XU कम है, XU लिमिटिंग ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा कि XU जो है वो देखिए ये है, इतना से इतना XU है, इतना से इतना XU लिमिटिंग है, तो ये जो सेक्शन डिज़ाइन होगा ये क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा,
ठीक, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि स्टील तो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव कर लेती है, लेकिन उस समय तक कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन नहीं अचीव हुआ होता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं आया हुआ होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जो मोमेंट ऑफ, पहले तो इसमें फेल्योर किस तरीके का होता है, फेल्योर होती किसकी वजह से है, ऐसे केसेस में फेल्योर होता है स्टील की वजह से, क्योंकि स्टील पहले मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो पहले स्टील फेल होगा, तो स्टील फेल होने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हमें विजुअल इफेक्ट दिखते हैं कि स्टील फेल हो रहा है, तो मतलब ये सेफ मानते हैं हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन को। ठीक है, कंक्रीट का फेल होना सडन फेल्योर होता है, इसलिए हमारे लिए वो थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन अंडर रेनफोर्स सेक्शन को हम लोग सेफ इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसमें स्टील की वजह से फेल्योर हो रहा होता है। अभी इस केस में जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम भी प्रोवाइड किया जाता है। बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील चाहिए उससे जो फेल्योर होता है उसे हम डक्टाइल फेल्योर मानते हैं। और देखिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो एएसटी साइड से डिसाइड होता है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसमें देखिए Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, AST क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील है, D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, XU/D, XU मतलब कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, अल्टीमेट जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, और D इफेक्टिव डेप्थ। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि ये जो XU है उसकी वैल्यू जो है वो XU मैक्स या XU लिमिटिंग से ज़्यादा आ जाती है। तब सिनेरियो क्या होगा कि ये XU होगा और ये XU लिमिटिंग होगा। तो अब चूँकि हम लोग सिंगली देख रहे हैं LSM से, तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। डिज़ाइनर्स उनका कहना ये है कि जितना हो सके आप, जैसे आपको ये पता चले कि जो सेक्शन जा रहा है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है, तो आप तुरंत ही उस सेक्शन को रीडिज़ाइन करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको डिज़ाइन करने की। ठीक है, जैसे आपको पता चले कि सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उसको रीडिज़ाइन कर दीजिए। और वैसे इस सिचुएशन में होता क्या है कि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव कर लेता है, लेकिन उस समय तक स्टील अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन को अचीव नहीं कर पाता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि थोड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है कि कंक्रीट सडन फेलियर शो करता है, जो जैसे ही तुरंत स्ट्रेन मैक्सिमम हुआ और वो तुरंत उसने फेलियर को शो कर देगा। तो इसी वार्निंग देने का टाइम नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या हैं, वैसे तो क्या है कि XU जो है वो ज़्यादा है XU मैक्स से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं XU को XU मैक्स की वैल्यू पे फिट करते हैं और फिर फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है तो उसको हमने लिमिटिंग के बराबर क्यों रख दिया, क्योंकि कभी भी XU का वैल्यू XU लिमिटिंग से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसीलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज़ आप लोग करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें पता चले कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो हमें सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। रीडिज़ाइन करने का मतलब है आप AST का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप B और D का वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये था आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। अब आप लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम में, इसके लिए स्टेप्स देखेंगे। तो देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको गिवन होगा, स्टील का भी टाइप गिवन होगा, तो FCK और FY का वैल्यू आपको पता है, क्रॉस सेक्शन भी दिया होता है तो मतलब थिकनेस B भी आपको पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर AST गिवन है तो आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, मतलब XU का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से जो सामने दिख रहा है। इसके बाद आप XU लिमिटिंग फाइंड आउट करेंगे,
एक्स यू लिमिटिंग यानी एक्स यू मैक्स, इस वैल्यू से आप, इस वाले फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह गिवन होगा, मतलब बी और डी और ए एस टी वगैरह गिवन होगा, तभी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप एक्स यू भी मिल गया आपको और एक्स यू मैक्स भी मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर आपका एक्स यू का वैल्यू कम है एक्स यू मैक्स से, तो मतलब जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है और फॉर्मूला यूज़ होगा एक्स यू के साथ। अब अगर एक्स यू और एक्स यू मैक्स बराबर हैं तो बैलेंस सेक्शन है। जब बैलेंस सेक्शन है तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ कर ले, या तो फिर आप चाहें तो आप एस टी साइड से भी जो फॉर्मूला यूज़ होता है एक्स यू मैक्स की वैल्यू लगाकर, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स यू का वैल्यू ज़्यादा है एक्स यू मैक्स से, तब आप एम यू को कैसे निकालेंगे, एम यू लिमिटिंग निकालेंगे। और एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला देखिए जस्ट ऊपर गिवन है। एम यू लिमिटिंग में हम लोग एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स रखते हैं, ठीक है। तो ये इतना सा छोटा सा स्टेप है जो आपको मतलब यूज़ करना होता है। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के, एएसटी फाइंड आउट करने के। ये कुछ रूल्स जितने रूल्स रेगुलेशंस मैंने आपको बताए हैं उतने रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ डायमेंशंस 250 mm multiplied by 350 mm. The area of steel consists of 3 bars of 12 mm diameter placed at a distance of 40 mm from bottom of beam. Use M20 concrete and Fe415 steel. देखिए क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। M20 गिवन है, मतलब FC के इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe415 स्टील गिवन है, मतलब कि Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस गिवन है तो देखिए ये B है और ये डेप्थ है, लेकिन अब ये आपको नहीं पता कि ये टोटल डेप्थ है कि इफेक्टिव डेप्थ है। तो B का वैल्यू तो 250 mm है, फिक्स है। अब D का वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो देखिए 2-3 चीज़ें होते हैं, या तो वो ब्रैकेट में लिखता है इफ़ेक्टिव करके लिखता है, बी और डी का वैल्यू देगा फिर बाद में इफ़ेक्टिव लिखेगा, तो ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इफ़ेक्टिव है। अगर टोटल लिखा हुआ है तो भी आपको पता चल जाएगा कि टोटल है, लेकिन इसमें ना इफ़ेक्टिव लिखा हुआ है ना टोटल लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें एक और लाइन लिखी हुई है कि ये देखिए जो बार का जो प्लेसमेंट है वो बॉटम से 40 mm के डिस्टेंस पर है। तो ये जो वैल्यू 40 mm की गिवन है, ये गिवन है आपका इफेक्टिव कवर। तो जब इफेक्टिव कवर अलग से गिवन है कि इट मीन्स कि ये जो है वो कैपिटल डी है, ठीक। तो इस कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर को माइनस करेंगे, मतलब 350 माइनस 40 करेंगे 310 mm, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ आ गया। इसके अलावा एरिया ऑफ स्टील गिवन है 3 बार्स ऑफ 12 mm डाया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाई 3 सॉल्व करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार आ गया 339.29 mm स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ आपको सामने दिख रही हैं, इतनी वैल्यूज़ हमको पता है और हमसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए तो आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है। तो सेक्शन पता करने के लिए एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग आपके पास होना चाहिए। तो एक्स यू मतलब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला यूज़ होगा ये 0.87 Fy AST डिवाइड बाई 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाई B। Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, AST क्या है, टेंशन रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, बी क्या है, थिकनेस ऑफ दी आपका जो मेंबर दिया गया है, सेक्शन दिया गया है उसका। तो सभी वैल्यूज़ पुट की हमने।
बी का वैल्यू है 250, AST कैलकुलेट किया 339.29, FI का वैल्यू 415, FCK का वैल्यू 20 और XU का वैल्यू आया 68.06 mm। अब हमें XU का मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो स्टील यूज़ है वो क्या है, Fe415 है। तो Fe415 के लिए XU लिमिटिंग बाई D का वैल्यू होता है 0.48। ठीक, तो Fe415 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया डायरेक्टली और XU लिमिटिंग का वैल्यू आ गया 148.8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयर करना। तो देखिए XU का वैल्यू है 68.06 और XU लिमिटिंग का वैल्यू है 148.8 mm। XU और XU लिमिटिंग को आपस में कंपेयर किया और जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि XU कम है, XU लिमिटिंग ज़्यादा है। जब ऐसा सिचुएशन है तो ये सेक्शन होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन का। बहुत सिंपल, अब आपको पता है कि सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो सीधी बात है तुरंत ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रेनफोर्स है तो मतलब रेनफोर्समेंट की तरफ से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो XU की वैल्यू के साथ आप इसको वैल्यूज़ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए Fy होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, AST है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, XU है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ और D है इफेक्टिव डेप्थ। वैल्यूज़ रखी, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया न्यूटन mm में, इसको हमने किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर दिया है। तो फाइनल आंसर मिला हमें 34.47 किलो न्यूटन मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फोर सेक्शन के लिए था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 मल्टीप्लाइड बाई 550 mm इफेक्टिव। यानी देखिए B का वैल्यू गिवन है और स्मॉल d का वैल्यू गिवन है। द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 1963 mm स्क्वायर ऑफ स्टील इन द टेंशन जोन। सिंगली का क्वेश्चन है, यानी AST का वैल्यू है दिस वैल्यू। यूज M20 कॉन्क्रीट मतलब FCK इक्वल टू 20, Fe415 स्टील यानी Fi इक्वल टू 415। डिज़ाइन पे भी कमेंट करना है आपको और आपको क्या निकालना है, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगेन जितनी वैल्यूज़ हमको पता है, अगेन वही पूरा प्रोसीजर होगा। XU का वैल्यू निकालेंगे, XU लिमिटिंग निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ AST का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, Phi FCK अभी सब पता है, वैल्यूज़ रख दी और XU का वैल्यू आ गया ये। XU लिमिटिंग का वैल्यू देखिए Fe415 यूज़ है मतलब XU लिमिटिंग बाई D इक्वल टू 0.48। अब XU लिमिटिंग का वैल्यू आ गया 268 mm। यहाँ पर हमने कंपेयर किया तो XU का वैल्यू ज़्यादा है XU लिमिटिंग से, तो ये सेक्शन हुआ ओवर रेनफोर्स सेक्शन का। जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो मतलब हमें सेक्शन को रीडिज़ाइन करना चाहिए। ये कमेंट में आप लोग लिखेंगे क्योंकि उसमें कमेंट भी आपसे मांगा गया है। अब अगर जो केस हम लोग देखते हैं, जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो XU की जगह हम लोग XU ना यूज़ करके XU लिमिटिंग यूज़ करते हैं और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक, तो XU max by D 0.48, XU max by D 0.48, दी इफेक्टिव डेप्थ, B का वैल्यू है थिकनेस ऑफ द सेक्शन, FCK इक्वल टू 20। बस वैल्यूज़ रख दिया, सॉल्व करने पर वैल्यू आया 250.404 किलो न्यूटन मीटर। तो दो क्वेश्चंस आपने देखे, पहला सेक्शन देखा आपने अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। बैलेंस के लिए दोनों अगर बराबर आता है तो आप दोनों में से MU लिमिटिंग फाइंड आउट कर दीजिए या MU फाइंड आउट कर दीजिए, वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी क्योंकि XU और XU लिमिटिंग जो है वो सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है
वो क्वेश्चन क्या है, एन आरसीसी बीम दिस वैल्यू, बी गिवन है और इफेक्टिव गिवन है, मतलब डी गिवन है, ठीक, इज रेनफोर्स्ड विद 316 mm डाया बार्स। AST का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह, FE 415 है, मतलब FY का वैल्यू 415। फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फाइंड आउट करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। विच द बीम कैन कैरी सेफली ओवर द स्पान ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर, L का वैल्यू 5 मीटर गिवन है, M20 कॉन्क्रीट यूज है, मतलब FCK का वैल्यू 20 है। तो देखिए आपके पास जो डेटा गिवन है वो ये गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, अल्टीमेट का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं, LSM में नहीं देखे लेकिन WSM में देखे हैं। तो हम लोग करते क्या थे, इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे और उसको लोडिंग की वजह से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर सिंपली सपोर्टेड है तो WL²/8 के बराबर रख देते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो लिमिटिंग LSM में आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये कि लोड को हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और लोड को अल्टीमेट लोड में चेंज किया जाता है। और ये जो फॉर्मूले हमें सिखाए गए हैं, ये फॉर्मूले अल्टीमेट पहले उन्हें बना लिया गया है और उसके बाद ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मतलब अगर फॉर्मूले पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको WL²/8 के बराबर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो WU है वो क्या है, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट लोड की वजह से जो मोमेंट है वो, क्योंकि ये अल्टीमेट में वैल्यूज़ चल रही है ना इधर, तो यहाँ पर तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अल्टीमेट ही पूछा गया है और आपने जो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा वो अल्टीमेट ही होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में अंतर नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि एक्चुअल लोड्स बताइए या वर्किंग लोड्स बताइए, वर्किंग लोड बताइए, तो ये जो WU कैलकुलेट करने पर आएगा, इसमें आप क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड करेंगे, तब आपको वर्किंग लोड का वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वर्किंग लोड पूछ लिया जाता, अल्टीमेट लोड ना पूछकर वर्किंग लोड पूछ लिया जाता, तो पहले आप अल्टीमेट निकालते, फिर उसमें पार्शियल फैक्टर का डिवाइड करते, तब आपको वर्किंग लोड का वैल्यू मिल जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ गिवन है तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है। सेक्शन कैसे पता करते हैं, XU और XU लिमिटिंग का आपस में कंपैरिजन करके। तो XU का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला ये है, FY इसमें हो जाएगा 415, FCK हो जाएगा 20, AST का वैल्यू 603.19, B का वैल्यू 200, सॉल्व करने पर आया 151.24 mm। ये है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि FE 415 यूज़ है तो XU max बाई D का वैल्यू हो जाएगा 0.48। सॉल्व किया, XU max आया 192 mm। अब देखिए XU का वैल्यू कम है, XU max का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज़ होगा। FI का वैल्यू 415, AST का वैल्यू 603.19 और D का वैल्यू है 400 और XU का वैल्यू है ये, अभी XU का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया है आपने, वो कितना आया था 151.24। सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया आपका 73.28 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक तो ये वैल्यू न्यूटन mm में था, हमने इसको 10⁶ से डिवाइड किया तो किलो न्यूटन मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है लोडिंग की वजह से है, तो अगर
सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ, यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट जो जनरेट कितना होगा, अगर यूडीएल लगा हुआ है तो WL²/8 होता है। तो देखिए WL²/8 रखा। अब चूंकि ये सब अल्टीमेट उसमें चल रहे हैं, इसलिए ये जो W कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या है, अल्टीमेट ही आया। लेकिन यहाँ पे पूछा भी आपसे अल्टीमेट गया था तो आपको कुछ नहीं करना था। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे वर्किंग लोड पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, इसी वैल्यू को W = WU डिवाइड बाई 1.5, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इससे आप वर्किंग लोड फाइंड आउट करेंगे। तो इससे आप 1.5 का डिवाइड करते तो आपको वर्किंग लोड मिल जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब एक चीज़ आपको जो हमेशा सीखनी है वो ये कि लिमिट स्टेट मेथड में जब आपको अलग से लोड दिया जाए तो उस लोड को फॉर्मूले में यूज़ करने से पहले उसे अल्टीमेट लोड में चेंज करना पड़ता है। तो अगर लोडिंग गिवन है और उसे अल्टीमेट लोड में चेंज करना है तो 1.5 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर अल्टीमेट गिवन है तो आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। कभी आप